गाइस एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि आज की जो हॉरर स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो बाकी सारी हॉरर स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की हॉरर स्टोरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता डरावना सच है। क्योंकि आज की कहानी है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की। गाइस ईटानगर के नीति विहार में एक बंगलो है, एक बंगलो जो पहली नजर में तो एकदम नॉर्मल सरकारी बंगलो लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखते हो वहाँ की शांति एक अजीब सा सन्नाटे वाला डर बन जाता है। हवा में मानो एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है, एक ऐसी डरावनी ठंडक जो इंसान का खून जमा देती है और किसी भी इंसान का होश उड़ा सकती है। लोग कहते हैं कि ये जो बंगलो है ये अरुणाचल प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर कलिको पुल का था, लेकिन उनके बाद भी ये जगह खाली नहीं रही। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने देखा कुछ ऐसा जिसके बाद उनके रातों की नींद उड़ गई। एंड आई बेट कि इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद ही आपको नींद आए, क्योंकि इस कहानी में डर के साथ साथ इंटरेस्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा डरावना घिनौनापन भी है। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। गाइस ये डरावनी कहानी लिंक होती है हमारे कहानी के कैरेक्टर अंकित से। अंकित पेशे से एक इंजीनियर था और वो बहुत लॉजिकली सोचता था। वो सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता था, उसे ये सारी ही चीजें भूत प्रेत वाली मनगढ़ंत लगती थी। अब हुआ ये था कि इस बंगले में एक दूसरे वीआईपी को शिफ्ट होना था, तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाह रहा था जो ऐसी भूतिया जगहों पर जाने से डरे ना, और इस जगह का इंस्पेक्शन करके इसकी रिपोर्ट उनके फैमिली मेंबर्स को दे दे, ताकि वो वीआईपी वाला बंदा उस रिपोर्ट को पढ़ के संतुष्ट हो पाए कि इस बंगले में कुछ नहीं होता, जैसा लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन कहानी में आगे एक ट्विस्ट आने वाला है। इस इंस्पेक्शन के लिए चुना जाता है अंकित को, क्योंकि अंकित भले ही पेशे से इंजीनियर था, लेकिन उसके घर में उसकी माँ बीमार थी। उसकी माँ को कैंसर था और इंजीनियर वाली जॉब से इतने पैसे उसे नहीं मिलते थे कि उसकी माँ के कैंसर की ट्रीटमेंट हो पाए। इसलिए जब अखबार में उसने ये वैकेंसी पढ़ी तो जॉब से छुट्टी लेकर उसने सोचा कि मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये सारे ही पैसे मुझे मिल जाएंगे और मुझे ऐसी जगहों पर जाने से डर भी नहीं लगता। इसलिए अब इस केस के लिए अंकित को चुन लिया गया। अंकित का काम सिंपल था, उस बंगले में जाना, वहाँ आसपास की फोटोज खींचना और ऑब्जर्व करना कि यहाँ कुछ भूतिया तो नहीं है। अब कहानी में यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जो अपने घर से निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तू जहाँ जा रहा है उसके बारे में तुझे पता है ना, वहाँ लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते। अंकित बोलता है तुम लोग ही ना बकवास बातें मत किया करो, ये सब मैंने बहुत सुना हुआ है, मेरे को जाने दो। ऐसे में उसका दोस्त बस मुस्कुराता है और बोलता है कि जा भाई, मेरा क्या है, बस तू वापस आ जाना। अंकित थोड़ा तो डरा ये सब सुनने के बाद, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था, क्योंकि उसने बचपन से ऐसी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी हुई थी और हर स्टोरी में जो हीरो बेवकूफ़ी करता है वैसी कोई भी बेवकूफ़ी अंकित ने डिसाइड किया था कि वो नहीं करेगा। इसीलिए वो अपना बैग पैक करता है, अपने बैग में वो टॉर्च रखता है, कैमरा रखता है और वो सारी ही चीज़ें रखता है जो इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी थी। आज दोपहर को अंकित की कोलकाता से फ्लाइट होती है अरुणाचल प्रदेश की, और फ्लाइट से उतर कर होटल आने में लगभग रात के 9 से 10 बज जाते हैं। अंकित को ये जो इंस्पेक्शन करना था वो इसी रात को करना था। थका हारा अंकित सोता भी नहीं है, बस हाथ मुँह धो के अपने आप को रेडी करता है, अपना बैग पैक करता है और निकल जाता है उस बंगले की तरफ। जब वो अपने होटल से बाहर निकलकर ऑटो वाले को रोक रहा था और जब ऑटो वाला पूछता है कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो अंकित बस एक ही चीज बोलता है, मुझे ये जो कलिको पुल वाला बंगलो है ना, वहाँ चलना है। ये सुनते ही मानो ऑटो रिक्शा में रॉकेट लग जाती है, वो भाग जाता है, कोई नहीं रुकता है उसके लिए। अब उसी कलिको पुल के आधे किलोमीटर दूर एक कैफे था, तो अंकित दिमाग चलाता है और नेक्स्ट ऑटो रिक्शा जब आता है तो वो बोलता है भैया मुझे एक कैफे जाना है। अब इस झूठ की वजह से वो ऑटो रिक्शा वाला उसको बैठा लेता है। अंकित अब ऑटो रिक्शा में बैठता है, वहां से चलता है और कैफे के सामने उतर जाता है। एंड गाइस ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद से अंकित को अपना सफर अकेले ही तय करना था, क्योंकि ऑटो रिक्शा बस कैफे तक ही था। वो अपने बैग को अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में उसके सामने था एक पुराना सा बंगला, एक बंगला जो चीख चीख कर कह रहा था कि मेरे अंदर मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरे अंदर आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी कहानी का जो अंकित था वो डरपोक नहीं था और उसको पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो उस बंगले के अंदर चला जाता है। बंगले के अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो अंकित अपना टॉर्च जलाता है। टॉर्च जलाकर जब वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है तो अपने टॉर्च से वो दीवारों के ऊपर देखता है। वो देखता है कि बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे पुराने उंगलियों के निशान भी हैं और कई सारी जगहों पर कुछ लिखावट है। लिखावट जैसे किसी कलम से नहीं बल्कि उंगली से निकलते हुए खून की स्याही से लिखी हो, लेकिन वो लिखावट भी काफी आधी अधूरी थी। वो बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन फिलहाल अभी अंकित जिस कमरे में था वहाँ एक कुर्सी थी जो अचानक से हिलने लगी। वो इतने डेंजरस तरीके से हिल रही थी मानो उसे कोई धक्का देकर हिला रहा हो, लेकिन क्योंकि उस रूम की खिड़की भी खुली हुई थी तो अंकित को ऐसा लगता है शायद बाहर से हवा आ रही होगी, इस वजह से वो हिल रहा होगा। अंकित इस चीज को इग्नोर करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे वो उस बंगले के एक एक कमरे में जाने लगता है। जब वो नेक्स्ट कमरे में जाता है तो एक ट्विस्ट आता है कहानी में।
उस कमरे में जाते ही अंकित को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग जैसे उस कमरे में वो अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी उसे कोई दिख नहीं रहा था। अगर उसे कुछ दिख रहा था तो वो था सामने एक पुराना सा टेबल जिसके ऊपर एक बहुत पुरानी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी के ऊपर एक चीज लिखी हुई थी और वो थी मेरे विचार। जैसे ही अंकित उस डायरी को उठाता है वो डायरी बाकी दुनिया की जितनी भी डायरी थी उससे ज्यादा भारी प्रतीत हो रही थी, मानो अंकित ने किसी डंबल को उठा लिया हो। लेकिन अब कहानी में डर और बढ़ने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। अंकित जैसे ही उस डायरी को उठाता है उस डायरी के पेज के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और हर एक पेज पर एक चीज कॉमन थी। उस पेज पर जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ अधूरा था। पेज पलटते जा रहे थे और अंकित बस उसको देखता रह गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने थोड़ी सी भी मूवमेंट की तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए अंकित बस देख रहा था पलटती हुई डायरी को। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आती है, एक आवाज जो बहुत साफ थी लेकिन डरावनी थी। अंकित जैसे ही घूमा वो देखता है कि इस रूम के कॉर्नर में एक बच्ची है जो उसे देख रही है। आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर उदासी। उस बच्ची की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो उसी इंसान की आंखों में देखा जा सकता है जो मौत के करीब गया हो। वो लड़की देखने में लगभग 7 से 8 साल की उम्र की लग रही थी और उस लड़की के चेहरे पर एक बहुत बड़े चीरे के निशान थे। ऐसे में अंकित उससे सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे? आपको चोट लग जाएगी, आप घर में जाओ। वो बच्ची बस मुस्कुराती है, लेकिन जिस तरीके से हम मुस्कुराते हैं उस तरीके से नहीं, क्योंकि हम जब भी मुस्कुराते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं और पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। लेकिन उस लड़की के सिर्फ लिप्स हिल रहे थे, बाकी पूरा चेहरा बहुत ही स्ट्रेंज था। अंकित ने आज तक इतने डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए किसी को भी नहीं देखा था। अंकित काफ़ी डरता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा है बेटा? तुम घर चले जाओ, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? ऐसे में वो लड़की मम्मी के बारे में नहीं बताती बल्कि अपनी कहानी के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि कलिको पुल, जो यहाँ के कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उनकी बेटी है। एक दिन उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए और वो इसलिए लगाए गए थे क्योंकि कलिको पुल के हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग गई थी। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें स्टाफ के करप्शन की पूरी रिपोर्ट थी और वो इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाले थे। लेकिन जब उनके स्टाफ के मेंबर्स को पता चला तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक चली गई, जिसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई और इसकी वजह से उन्होंने इसी बंगले में एक रूम के अंदर अपने आप को आग लगा दी। जब उस आग की स्मेल उनकी बेटी तक पहुंची तो वो भागते हुए उस रूम में आई पापा पापा करते हुए, लेकिन तब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी और गेट भी अब बहुत जल रहा था, जिसकी वजह से वो बेटी भी अंदर ही कैद हो गई और वो जलता हुआ दरवाज़ा उस बेटी के चेहरे पर गिरा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक चीरे के निशान लग गए। एंड गाइस, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसी इंसिडेंट में वो चीफ मिनिस्टर और उसकी बेटी दोनों ही मारे गए। दरअसल वो मारे गए सुसाइड की वजह से नहीं और ना ही आग में जलने की वजह से, वो मारे गए करप्शन की वजह से। और ऐसा माना जाता है कि आज भी उस घर में ये 2 आत्माएं चीख चीख कर अपना इंसाफ मांगती हैं। इस फाइल को दबा दिया गया उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश में बाकी करप्शन के फाइल को हमेशा के लिए बंद किया जाता है। बंद किया जाता है पैसों के बेसिस पे, बंद किया जाता है पावर के बेसिस पे, और कभी कभी तो सिर्फ सिस्टम की मार की वजह से बंद कर दिया जाता है क्योंकि एविडेंस नहीं मिलता है। और एविडेंस क्यों नहीं मिलते हैं वो तो हम सब जानते हैं। वैसे कहानी पढ़ने के बाद मैंने और ज़्यादा रिसर्च की और ऐसा माना जाता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक आखिरी होप था जो उन्हें करप्शन से आज़ादी दिलाएगा, लेकिन वो आखिरी होप भी छीन ली गई। और इस इंसिडेंट के बाद 60 पेज यानी 60 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था और इस डायरी में वही सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इसीलिए जब अंकित ने उस डायरी को उठाया तो वहाँ से उसकी मरी हुई बेटी की आत्मा भी एक्टिव हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसके पापा आए हैं, लेकिन सामने अंकित था। इस कहानी को सुनने के बाद अंकित डरा नहीं बल्कि वो रोने लगा और वो उस छोटी सी बच्ची से बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। अंकित उस छोटी सी लड़की का गाल पकड़ के उसको प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको छूने की कोशिश करता है उसका हाथ आर पार हो जाता है और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। इस चीज़ के बाद अंकित बहुत इमोशनल था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि लोग यहाँ पर डरते क्यों हैं। यहाँ पर तो जो हुआ है उसको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है गाइस कि अंकित ने भी इस स्टोरी को आउट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो भी मारा गया। लेकिन उसे किसी भूत ने नहीं मारा बल्कि उसी बंगले का इंस्पेक्शन करने के लिए उसे वापस भेजा गया और उसे वहीं पर मार दिया गया पॉलिटिशियंस द्वारा। ये कहानी डरावनी कहानी होने के साथ साथ हमें करप्शन की कहानी भी सुनाती है और हमें दर्द की कहानी भी सुनाती है। ये कहानी हमें सच्चाई का एक आईना दिखाती है जो सिर्फ सदियों पहले की सच्चाई नहीं बल्कि आज की भी सच्चाई है। अंकित ने अपनी पहली रिपोर्ट तो भेज दी थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट वो कभी नहीं भेज पाया। और सिर्फ अंकित ही नहीं, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ऐसे बहुत सारे अदर प्रोफेशन में लोग हैं जो कभी ना कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
कभी ला नहीं पाते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये स्टोरी को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज की स्टोरी आपको काफ़ी डिफरेंट लगी होगी एंड थोड़े से डर के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी है, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका कमेंट, आपका अप्रिशिएशन या आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन है आगे और मन लगाकर काम करने के लिए, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेक श्योर करना कि आने वाले एपिसोड्स को आप मिस ना करें। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।